Hello friends, welcome to Manu Law Classes. I am Gautam Dixit, subject matter expert GK and current affairs. आज के वीडियो में हम देखेंगे important topic of past 1 week from 4 to 9 July 2021. Before I start the video, these are the contents. Today I have selected a very few but important topic. Afghanistan, we will discuss about the Afghanistan, what is the past of Afghanistan, then what is the present situation going on and what can be the future of Afghanistan. Then we will see the power of the state to create the legislative councils, and then we will see the legislative councils in detail. What is the history of the legislative council, and in which states legislative council exist and which states have passed the resolution to form the legislative council. फिर हम एक वैक्सीन के बारे में बात करेंगे. अ वैक्सीन कॉल्ड एज DNA बेस्ड वैक्सीन फॉर कोरोना. इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जाइडस कैडिला वैक्सीन. इसके बारे में हम देखेंगे. Then we will see about Ministry of Cooperation, a new ministry formed in the Union government, and then we will take a question. Before I proceed, my friend, we at Manu Law Classes, we have already started with 1 year and 2 year course. You can enroll today by calling us at 9971 444 054, or you can visit us at www.lawentrancindia.com. We have also introduced a unique concept of free trial. Okay, so you can access the free trial by going below into the description box, locate the sign up form, fill the form, and you are set to access our free trial courses. Now in this free trial you will have access to live classes with one-to-one interaction. You will have access to conceptual recorded videos important for CLAT, then topic test, sectional test, and the performance in the test. So you can access it just now also. After watching the video, just go into the description box and set up for the free trial. Now coming to the topic Afghanistan. Now it is very important. Now just look at the map of the Afghanistan over here. अगर आप अफगानिस्तान के मैप को ध्यान से देखेंगे तो अफगानिस्तान का एक सेंट्रल लोकेशन है एशिया में. आप अफगानिस्तान के बारे में ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान ओके it is the link between वेस्ट एशिया. अफगानिस्तान एक लिंक है वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के बीच में. सेकेंड, इट इज ऑल्सो अ लिंक बिटवीन वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया. ओके, again it is also a link between West Asia and East Asia. मैं चाइना की बात कर रहा हूँ. फाइन. अगर हम पूरे एशिया को ठीक से देखते हैं, सो द होल एशिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और नेचुरल गैस, और एक वो एरिया है जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है नेचुरल गैस का और फॉसिल फ्यूल का, बट सप्लाई द प्रोडक्शन इन दैट कंट्री इज़ वेरी लो. तो अगर इन दो कंट्रीज़ को देखेंगे तो एक सेंट्रल एशिया कंट्री है, इट इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज स्पेशली द नेचुरल गैस. फिर ये एक वेस्ट एशिया है, गल्फ कंट्रीज, दे ऑल्सो हैव वेरी रिच सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल. बट अगर हम पाकिस्तान देखेंगे, इंडिया देखेंगे, चाइना देखेंगे, देन वी विल सी एशियन कंट्रीज़. यहाँ पे एनर्जी सप्लाई, एनर्जी का डिमांड बहुत ज़्यादा है बट एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत कम है. फाइन. अब इस बैकग्राउंड में अफगानिस्तान को देखोगे तो अफगानिस्तान ऑल्सो फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन एनर्जी सरप्लस एरिया एंड एनर्जी डिपेंडेंट एरिया. फर्स्ट थिंग. सेकंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि अफगानिस्तान का एक सेंट्रल लोकेशन है पूरे एशिया में. ओके, सो इट इज़ लाइक अ टर्मिनल. ओके, इट इज़ अ टर्मिनल और यू कैन से इट इज़ लाइक अ हब. अब इसका मतलब क्या हुआ कि दैट सिंस इट हैज़ द सेंट्रल लोकेशन, सो सिचुएशन इन अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान में गुड सिचुएशन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, तो पूरे रीजन का पोटेंशियल है ग्रो करने का. बट इफ अफगानिस्तान इज डिस्टर्ब्ड लाइक टुडे, ओके, जैसे आज वायलेंस हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये वायलेंस पूरे एशिया भर में स्प्रेड हो जाएगी. सेंट्रल एशिया में स्प्रेड हो जाएगी, वेस्ट एशिया में भी स्प्रेड हो जाएगी, साउथ और ईस्ट एशिया में भी स्प्रेड हो जाएगी. इसीलिए अफ़गानिस्तान का पॉलिटिकली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है पूरे एशियन रीजन और पूरे वर्ल्ड के लिए.
नाउ इफ यू गो इन लिटिल हिस्ट्री तो हम देखेंगे कि सिंस अफगानिस्तान, ओके, अफगानिस्तान had become a refuge for terrorists. It had become the refuge of terrorists. So we had a terrorist groups like Al-Qaeda, हक्कानी नेटवर्क एंड अदर्स. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट डिस्टर्ब था. इंडिया ऑल्सो वेंट थ्रू सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक. इवन पाकिस्तान इज ऑल्सो द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान इज ऑल्सो डिस्टर्ब. अगर आपने अभी न्यूज़ फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि अब ताजिकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है. सिंस द तालिबान ऑफेंसिव इज ऑन द राइज, सो द पीपल हु आर डिफेंडिंग द अफगानिस्तान, द फोर्सेस, दे आर एबडक्टिंग देयर पोस्ट and they are fleeing to ताजिकिस्तान. So what is happening now that एक डर है कि पूरा टेररिज्म पूरे एशिया में फैल सकता है. ओके, तो इसको हमें रोकना है. तो इसको रोकने के लिए various countries have come together to offer a political deal between Taliban and national government. For example, we had a Moscow conference, then we have a Heart of Asia conference where India also participated. So these are the political process which is going on to stabilize the political situation in Afghanistan. But अगर देखें तो अफगानिस्तान का ये सिचुएशन आया कैसे. ओके, व्हाट आर द रीजंस दैट अफगानिस्तान बिकेम अ हॉट स्पॉट फॉर पॉलिटिकल वायलेंस और फॉर द टेररिस्ट और एज द रेफ्यूज ऑफ टेररिस्ट पीपल. तो इसको समझने के लिए आपको कोल्ड वॉर को समझना होगा. सो कोल्ड वॉर को अगर आप देखेंगे, सो कोल्ड वॉर वॉज अ आइडियोलॉजिकल बैटल बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर. 1991 के पहले दिस होल सेंट्रल एशिया वॉज द पार्ट ऑफ यूएसएसआर. ओके, ठीक है. अब यूएसएसआर चाहती थी कि उसका इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में बढ़े. यूएसएसआर का सपना था कि उसका इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में बढ़े. सो अब अगर आप मैप को ठीक से देखोगे तो अगर यूएसएसआर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है साउथ एशिया में और वेस्ट एशिया में, तो यूएसएसआर के लिए क्या गेटवे होगा? द गेटवे विल बी अफगानिस्तान. ठीक है. बट अगर आप देखोगे ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान, दे ऑल आर, ईरान पहले, अब तो नहीं है बट ईरान पहले, दे ऑल वेर एलाइज ऑफ यूएस. दे ऑल वेर एलाइज ऑफ यूएस. तो अब यूएस क्या चाहेगी कि जो यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया और वेस्ट एशिया में उसको रोके. सो व्हाट दे विल ट्राई टू डू, दे विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द यूएसएसआर एंड दे विल ट्राई दैट यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में न बढ़े. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से अफगानिस्तान जो है इट विल बिकम अ हॉटस्पॉट फॉर कोल्ड वॉर राइवलरी. इट विल बिकम हॉटस्पॉट फॉर कोल्ड वॉर राइवलरी. अगर हम हिस्ट्री देखते हैं अफगानिस्तान का, स्पेशली फ्रॉम 1979 ऑनवर्ड्स, सो व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान इज दैट इट इज द प्रॉक्सी वॉर ऑफ कोल्ड वॉर वाज बीइंग फॉट इन अफगानिस्तान. और आज का जो अफगानिस्तान का सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है. तो अगर हम पूरा टाइमलाइन देखते हैं अफगानिस्तान का तो हम पाते हैं कि इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम 1979. 1979 में रेड आर्मी, जिसको हम सोवियत आर्मी भी कहते हैं, दे इन्वेडेड अफगानिस्तान. ओके, वो चाहते थे कि अफगानिस्तान यूएस की कंट्रोल में या यूएस के इन्फ्लुएंस से बाहर रहे, क्योंकि उनको डर था कि अगर आज अफगानिस्तान यूएस की कंट्रोल में आ गया तो आगे चल के सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो पहले यूएसएसआर के पार्ट थे वो भी यूएस के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं एंड इट कैन लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. सो दे इंस्टॉल्ड सोवियत बैक्ड गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, though that government was led by a person called as Babrak Karmal. But what happened, you know, that since Soviet army had invaded, many people in Afghanistan, they didn't like it, so they turned into Mujahideen. Mujahideen means the fighter. They started fighting for the independence. Now this Mujahideen group, they got help from US, Pakistan, China, Iran and Saudi Arabia. They started supplying arms and money to Mujahideen. Now what happened in this fight between Soviet led army and Mujahideen? More than 8 million Afghans, they fled to Pakistan and Iran. ठीक है ना. So it was a very big refugee crisis in Afghanistan. उसके बाद क्या हुआ
कि इन 1986, अब ये फाइट 79 से चली रही है, ठीक है ना, बट इन 1986 दिस मुजाहिदीन ग्रुप्स, इनको यूएस हेल्प करता है और इनको एक स्पेशल मिसाइल देता है विच इज़ कॉल्ड एज स्ट्रिंजर मिसाइल। आपने इमेजेस भी देखे होंगे पुराने अफगानिस्तान के, द टेररिस्ट दे आर होल्डिंग अ बिग गन ऑन देयर शोल्डर, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंजर मिसाइल, एंड दिस स्ट्रिंजर मिसाइल इट वॉज अ वेरी game changer in the Afghanistan war against Red Army and it turned the tide of the war against the Soviet Army. अब क्या हुआ कि the USSR it started getting defeated in battles with Mujahideen and then they started negotiating the withdrawal from Afghanistan. Once they started withdrawing from Afghanistan by 1988-89 the withdrawal was complete. इसी बीच में Babrak Karmal is substituted by a new president called as Najibullah. But Mujahideen, they were already fighting the Soviet army. Fine. So what happened, you know, that once the USSR completely withdrew from Afghanistan, got it? So what happened that in 1992, the Mujahideen, they toppled the Najibullah government. मुजाहिदीन को नजीबुल्ला गवर्नमेंट, क्योंकि सब कंट्रोल चाह रहे थे अफगानिस्तान का, बिकॉज इतने फाइटर्स पैदा हो गए इंक्लूडिंग ओसामा बिन लादेन, that they all wanted to control Afghanistan, so nobody wanted the government to exist, so they toppled the government. अब गवर्नमेंट नहीं है तो क्या होगा, every mujahideen group will be fighting against each other, so that led to the long spell of civil war with 50,000 casualties. okay, एक लंबा 6 साल के आसपास का पूरा सिविल वॉर चला. इस सिविल वॉर में तालिबान बिकेम विक्टोरियस. तालिबान ने फिर क्या किया, इट सीज द कंट्रोल ऑफ काबुल, द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान. जैसे उसने काबुल के ऊपर अपना अधिकार ले लिया, जैसे उसने काबुल को कंट्रोल करना चालू किया, दे इंट्रोड्यूस्ड इस्लामिक लॉज. आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा भी होगा, लाइक स्टोनिंग ऑफ वुमेन, हाथ काट देना, पैर को काट देना. ओके, ऑल दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट्स दिस वेर इंट्रोड्यूस्ड. They are called as introduction of Islamic law, such as banning women from work, stoning to death and amputations. बाद में क्या हुआ, because Saudi Arabia they were fearful of Russia कि रशिया कहीं फिर से ना आ जाए, that's why whatever government came in Afghanistan they just recognized it. So Saudi Arabia and Pakistan they later recognized Taliban as the legitimate ruler of Afghanistan. But now what happened, everything was going fine. इसी बीच में कांधार हाईजैक भी होता है. नाउ आफ्टर 9/11 अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क कैरिड आउट बाय अल-कायदा, नाउ यूएस लेड फोर्सेस, नाउ दे इन्वेड अफगानिस्तान. पहले किसने इन्वेड किया था, रशिया ने. बाद में 10 साल के बाद रशिया चली जाती है. नाउ यूएस इन्वेड्स अफगानिस्तान इन 2001 और इनका टारगेट क्या था कि हम तालिबान गवर्नमेंट को हटा देंगे अफगानिस्तान से. क्यों, बिकॉज तालिबान गवर्नमेंट इज नोन फॉर गिविंग रेफ्यूज टू दी टेररिस्ट फ्रॉम अल-कायदा. ओके, नाउ उसी के बाद एक बॉन एग्रीमेंट साइन होता है इन 2001 बिटवीन द कंट्रीज हु आर फाइटिंग द वॉर इन अफगानिस्तान एंड दे एम टू एस्टेब्लिश द स्टेट ऑफ अफगानिस्तान. ठीक है, कि हम एक स्टेट एस्टेब्लिश करेंगे, स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, एंड देयर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस विल बी हेल्ड. ओके, कैसे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होगा, अब हमको तालिबान के अगेंस्ट फाइट भी करना है और डेमोक्रेसी को लॉन्च भी करना है. तो हम किसका हेल्प लेंगे, हम वॉर लॉर्ड्स का हेल्प लेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल हमीद करजाई, ओके, ही वाज द वॉर लॉर्ड ओनली. हम वॉर लॉर्ड का हेल्प करेंगे कि जो कैपेबल हो तालिबान के अगेंस्ट फाइट करने का. सो दिस वाज द बॉन एग्रीमेंट. अंडर दिस एग्रीमेंट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 2004, 2009, 2014 and 2019. Then in 2014 the election results come which is not acceptable to the parties. Then Ashraf Ghani, then there is a deal between US and Afghanistan politicians in which Ashraf Ghani he becomes the president of Afghanistan and Abdullah becomes the chief executive of Afghanistan. Fine. उसके बाद 2 साल उससे पहले in 2012 NATO, okay, जो मैंने अपने पास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अब ये प्लान करता है कि अब हम अफगानिस्तान को छोड़ेंगे. क्यों, बिकॉज यूएस के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देयर वाज लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म दैट अबाउट 2400 सोल्जर्स ऑफ यूएस हैव डाइड इन अफगानिस्तान. फाइन. सो देयर वाज लॉट ऑफ क्रिटिक अगेंस्ट द invasion of Afghanistan by the US. So the US started planning to withdraw
NATO troops from Afghanistan by the end of 2014. Now what happens that by 2014 NATO ends its combat mission in Afghanistan. ठीक है ना, कि हम हर एक के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हर एक के खिलाफ हम नहीं जाएंगे. We will just continue to attack the strongholds of Al-Qaeda and Taliban. That we will only attack the terrorists. Then in 2020 जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, what happens that the US and Taliban they sign a deal. They sign a deal for planned withdrawal of US forces from Afghanistan. इस डील में तीन चीज़ें और दो चीज़ें और भी थी इसके अलावा. एक तो था कि planned withdrawal that US will withdraw its troops within a specific time limit. दूसरा था कि Taliban will not have association with terrorist groups like Al-Qaeda and ISIS. थर्ड था कि Taliban will not do any violence in Afghanistan. और तीसरा जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट था कि तालिबान और जो नेशनल गवर्नमेंट है अफगानिस्तान का, दे विल अराइव एट सर्टन डील टू शेयर द पावर इन अफगानिस्तान. बट ये टॉक अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है. फाइन. नाउ व्हाट हैपेंस इन 2021 टू टॉक्स बिटवीन अफगान नेशनल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय अशरफ घानी, okay, and Taliban takes place, one in Qatar and one in Moscow, but no substantial results comes out. But अब क्या होता है कि US में presidential election होता है. Joe Biden becomes the 46th president of US. The moment he becomes the president of the United States, he announces that by September 11, 2021, all the US forces in the Afghanistan will be completely withdrawn. और फिर जुलाई 2021 मीन्स रिसेंटली 2 जुलाई 2021 में the Bagram Air Base, which was the biggest air base in Afghanistan of the US, was handed over to Afghanistan forces. Got it? Means जो US तालिबान डील हुआ था उसमें तालिबान ने एक भी बात नहीं माना, एक्सेप्ट बस US को अपनी बात माननी पड़ी, that the complete withdrawal of US troop. Got it? Now what happens, the Taliban they start, वो अपना violence increase कर देते हैं क्योंकि now they are assured कि US forces are leaving the country and before anybody takes the control of the country they are attacking the important cities especially in northeast and they are trying to control the Afghanistan. So the cities which are attacked, the provinces which are especially in attack are Kandahar, Badakhshan. These are the provinces of Afghanistan which are specially under attack. And what is happening that this Taliban जो है वो रूरल एरिया को ज़्यादा टारगेट कर रही है और जो अफगान गवर्नमेंट है दे आर ओनली एबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में सिक्योरिटी ज़्यादा है, रूरल एरिया में नहीं है. तो तालिबान इज ट्राइंग टू कैप्चर द होल रूरल एरिया. ओके, आज का जो न्यूज़ है कि 1/3 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज नाउ बीइंग कंट्रोल्ड बाय तालिबान. नाउ दे आर ऑल्सो controlling the borders near Tajikistan also. So this is the past and the present. अब फ्यूचर क्या हो सकता है अफगानिस्तान का? So एक फ्यूचर ये हो सकता है कि जो ये सिविल वॉर चल रहा है जिसको हम तालिबान ऑफेंसिव कहते हैं ये कंटिन्यूड रहे. सेकेंड ये हो सकता है कि हम इंटरनेशनल प्रेशर बना सकते हैं तालिबान के ऊपर कि तालिबान जो है वो नेशनल गवर्नमेंट के साथ डील करे और अफगानिस्तान में पावर शेयर करे. ओके, दैट कैन बी द सेकेंड वन. Third, the regional countries like China, Pakistan, India, they can come together, and Iran also, they can come together and they can pressurize the Taliban to enter into deal with Afghanistan. Okay, because Afghanistan का stable होना बहुत ज़रूरी है, even for India. Now, if you will ask me कि sir why it is important for India, so from security reasons I have already told you India is already facing the militancy from Pakistan. Now if the terrorist groups grow in Afghanistan, कल को क्या होगा कि Al-Qaeda will become strong in Afghanistan, कल को ISIS भी strong बन जाएगा अफगानिस्तान में and they will start threatening the India. Okay, already India मैंने ये सब देखा गया है कि people, educated people from India, they have joined ISIS in the past. Now if this terrorist group come very near to India, then the Indian youth, some of the Indian youth, they can easily be influenced and they can become a potential target of this terrorist group for attack in India. So that's why it is a concern for India. Second और जो बहुत ही important चीज़ है वो है drugs. Afghanistan is one of the largest grower of the opium.
उसको कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज गोल्डन क्रिसेंट. ओके, गोल्डन क्रिसेंट. Iran, Afghanistan and Pakistan are the part of this golden crescent. This area is famous for growing opium. Okay, fine. So if the terrorist groups take the control of Afghanistan, this opium, the trade of opium will increase in the Indian neighborhood. Fine. तो ये जो drugs है ये इंडिया में भी आना बहुत ज़्यादा चालू हो जाएगा. तो that threatens the India's security, because the money which is involved in trade of opium is directly goes for terror financing. Okay, so this is one of the concept. अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं. वखान कॉरिडोर which was in news, it connects which of the following country? Does it connect Tajikistan and Pakistan, Afghanistan and China, India and China, Iran and Afghanistan, or none of the above? So the answer is B, Afghanistan and China. So see the rationale. The Wakhan corridor is a narrow strip of territory in Afghanistan extending to China. It separates Tajikistan from Pakistan and Kashmir. The corridor is wedged between Pamir Mountains to the north and Karakoram Range to the south, and it is about 350 km long and 13 to 65 km wide. ये अफगानिस्तान के बदख्शां प्रोविंस में आता है. Okay. So if I just tell you through map, so if you can see this area is Wakhan corridor. This area is Wakhan corridor. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. स्टेट्स पावर टू क्रिएट और एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल. If we read the article 169 of the Constitution of India, अगर हम आर्टिकल 169 को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि who has the power to create or abolish the legislative council. Now see, article 169 of the Constitution of India says that notwithstanding anything in article 168. Now what is article 168? Article 168 says that the state legislature consists of the governor, state legislative council, if there is a state legislative council in any state, and state legislative assembly. Now see, parliament may by law, okay, now who parliament may by law provide for the abolition of the legislative council of a state. So who can pass the law to abolish the legislative council of the state? It is parliament. Okay, or creation of such a council in a state. Fine. So who has the power to abolish? Parliament. Who has the power to create legislative council? Parliament. Okay, but there is one condition. The parliament cannot pass this bill to abolish or to create legislative council on its own. Okay, parliament can do such things only if the legislative assembly of the state passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the assembly and by a majority of not less than 2/3 of the members of the assembly which are present and voting. Okay, लास्ट लाइन का हम मतलब पहले बाद में समझेंगे. अभी बस समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्टेट एक्स. ओके, नाउ स्टेट एक्स वांट्स अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, state X wants a legislative council. So if the legislative assembly of the state X, if the legislative council of the state X, if it passes a resolution, okay, where 2/3 of the members present and voting, which should be more than the 50% of the total membership of the house, if they pass the resolution that we want a legislative council, then only the parliament will pass the law to create the legislative council. Or if they want to abolish the council, then the same procedure has to be followed. After the legislative assembly has passed the resolution, then the parliament will enact the law to abolish the legislative council. So the final power to create or abolish is with the parliament.
but first the legislative assembly of the state should approve it by passing the resolution. So that is the power of each of the parliament and power of the respective state legislative assembly. अगर हम लास्ट के दो लाइन का मतलब समझें, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, ओके, तो लास्ट लाइन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, सपोज एक्स is the legislative assembly of the state. Suppose there is a state X and it has got a legislative assembly with 90 members. How much? With 90 members. अब इस legislative assembly में there is a resolution pending for the creation of legislative council. Okay. Now how much is to be required? How much is to be required? Now suppose that on a particular day A, 60 members out of 90 members, 60 members are present. Out of 90 members, 60 members are present in the legislative assembly. Out of this 60 members, 50 members, they approve the creation of, okay, they approve the resolution for creation of legislative council. इन्होंने approve कर दिया resolution. अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2/3 मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग? तो देखो प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं? 60 मेंबर्स. हाउ मच इज द 2/3 ऑफ 60? 40 मेंबर्स. इसका मतलब वॉट एवर द मेंबर्स आर प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट मेंबर्स का 2/3, ओके, प्रेजेंट मेंबर्स का 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी. ओके, तो कितना आया? 40 मेंबर्स. पर यहाँ पे कितने लोगों ने वोट किया? 50 लोगों ने वोट किया. हाउ मेनी पीपल? 50. सो इट इज डेफिनेटली मोर देन 40. तो पहला रिक्वायरमेंट दैट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इज फुलफिल्ड. बट देयर इज अ सेकेंड रिक्वायरमेंट. व्हाट इट इज सेइंग? बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली. नाउ व्हाट इज द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली? 90 मेंबर्स. इसका टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी कितना हो जाएगा? 45 प्लस मीन्स 46 मेंबर्स. This is the total absolute majority you can say. Okay, fine. पर यहाँ पे वोट कितने लोगों ने किया? 50. Fine. Is it greater than 46? Means half of the total membership? Yes. Then the resolution will be passed. Now suppose take the second case, that suppose out of 60 member only 44 member passed the resolution. Only 44 members passed the resolution. Is this 44 greater than this 2/3 majority? Yes, that 60 members were present. Out of that 44 members voted, which is greater than the 2/3 majority required. But is this 44 greater than 45, which is the absolute majority of the total membership of the house, which is 45 plus means 46? Is this 44 greater than 46? No. Then this resolution will not be passed. It will be deemed that this resolution has not passed. Now coming to the states which have legislative council. So the states which have legislative councils are Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Maharashtra, Bihar, Uttar Pradesh. These are the states which have two chambers. Means they have bicameral legislature. जहाँ पे भी legislative council और legislative assembly दोनों होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? That they have a bicameral legislature. Is Indian Parliament bicameral? Yes, Indian Parliament is also bicameral. यहाँ पे अपर हाउस को हम, यहाँ पे हमारे पास अपर हाउस भी है और लोअर हाउस भी है इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वेयर अपर हाउस इज कॉल्ड एज राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज कॉल्ड एज लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल. ओके, नाउ recently West Bengal has passed a resolution for the creation of legislative council, but there are states which have whose resolutions are pending in parliament for the creation of legislative councils. So see, in parliament resolutions are pending related to Rajasthan and Assam. These states have already passed the resolution, but parliament has not passed the law, so that's why the legislative council has not been created. But यहाँ के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बहुत पहले रिजोल्यूशन पास कर दिया है दैट वी वांट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. Got it? So see, since the parliament has not passed the law, that's why the legislative council has not been established. Then now who has passed the resolution apart from Rajasthan and Assam? So see, Odisha, okay,
Madhya Pradesh, West Bengal, they have passed the resolution for the creation of legislative councils. Okay, अब इसको पार्लियामेंट जब तक पास नहीं करेगी तब तक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट नहीं होगा. नाउ स्टेट्स, कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल था बट बाद में एबॉलिश हो गया. सो सी तमिलनाडु लेजिस्लेटिव, वहाँ पे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल था. मीन्स व्हाट, द अर्लियर द तमिलनाडु लेजिस्लेचर वाज बाइकैमरल बट आफ्टर 1986 इट बिकेम यूनिकैमरल. Similarly, Punjab became unicameral in 1969. Then West Bengal भी पहले bicameral था, but see in 1969 the Legislative Council was abolished. Then Assam Legislative Council was abolished in 1947. They have again passed the resolution for establishing it. Then see in 1985 the Andhra Pradesh Legislative Council was also abolished, but it was reconstituted in 2005. Now we will see the article 171 of the Constitution of India. हम इसमें देखेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ कितना होता है, हु आर द मेंबर्स. नाउ सी द इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है कि ये है कि व्हाट शुड बी द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो आर्टिकल 171 बहुत क्लियर है. वो कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट shall not exceed 1/3 of the total number of members in the legislative assembly. For example, अगर legislative assembly में 240 members हैं, okay, तो what should be the maximum strength of legislative council? It should be 80. It should be 80, not more than that. Fine. But it says कि तो भी 40 के नीचे नहीं होना चाहिए. Fine. But in no case it should be less than 40. Fine. ये पहला है. What should be the total? What should be the maximum strength? 1/3 of the total membership of legislative assembly. What should be minimum? It is 40. ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली दिया हुआ है. The second is, अब देखो मेंबर्स कहाँ से कैसे इलेक्ट होते हैं. राज्यसभा में मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट होके आते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे इलेक्ट द मेंबर्स फॉर द राज्यसभा. बट फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, नाउ सी, नो डायरेक्ट इलेक्शन इज हेल्ड. So 1/3 members will be elected from a special electorate consisting of the members of municipalities, district boards and other local authorities in the state. 1/3 members को कौन elect करेगा? वो members जो municipalities, district boards और local authorities में हैं. उसके बाद 1/12 members they will be coming from where? This is called as graduate constituency. So 1/12 members will be coming from the graduate constituency. Only the graduates in the state can vote for the graduate constituency. Then 1/12 members कहाँ से आएंगे? They will be this is called as teachers constituency. So 1/12 member will be coming from teachers constituency. So whosoever is engaged for at least 3 years in a state in a profession of teaching, okay, not lower in standard that of secondary school. Secondary school से नीचे के दर्जे में नहीं है. Those people will be voting for the teacher constituency. Then 1/3 of the member, they will be elected by the members of the legislative assembly of the state. Okay, so 1/3 is being elected by the local bodies, 1/3 is being elected by the legislative assembly, 1/12 is being elected by the graduate constituency, 1/12 is being elected by the teachers constituency. बचा कितना? 1/6. ये 1/6 कौन वो करेगा? This 1/6 will be nominated by the governor from the field of literature, science, art, cooperative movement and social service. Now the question that which of the following act introduced the bicameralism in several legislatures of the provinces of India? ये history का question है, but since we are discussing the bicameralism, legislative council and legislative assemblies, so which of the following act introduced the bicameralism in several legislatures of the provinces of India? इसके आंसर्स क्या होंगे? Is it the Government of India Act 1858, the Government of India Act 1919, the Government of India Act 1935, the Indian Councils Act 1919 or none of the above? बहुत इजी आंसर है, the Government of India Act 1935. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ. When India became independent, the constitution was adopted in
the constitution was passed in 1949. Finally the provisions, all the provisions, okay, were not adopted at once. पूरा adopt करते करते 52 हो गया था. Fine. So by which act the India was governed till the constitution was adopted? It was the Government of India Act 1935 only. Fine. So the Government of India Act 1935, it introduced the bicameralism in 6 out of 11 British provinces. They were Bengal, Bombay, जो आज का महाराष्ट्र है, Madras, ये मैं जो बंगाल कह रहा हूँ ये अनडिवाइडेड बंगाल है. फाइन. बॉम्बे, मैड्रास जो आज का तमिलनाडु है, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का उत्तर प्रदेश है. Okay, so these were the 6 out of 11 British provinces where the Legislative Council was established by the Government of India Act 1935. Now if I ask you one more question कि which of the following Government of India Act introduced bicameralism in Central Legislative Council? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा कि Government of India Act 1919. So Government of India Act 1919, it introduced bicameralism in Central Legislative Council, which later became Lok Sabha and Rajya Sabha. Fine. And Government of India Act 1935 introduced bicameralism in provinces. Okay, 11 British provinces. So during British time, the whole India was divided like British provinces. Just for your knowledge, it was divided in British provinces, princely states, okay, जो आज हम जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं, it was called as chief commissioner provinces, and then there was one separate which was Andaman and Nicobar Island. इसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी. ओके, फाइन. प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर. अब हम आते हैं जाइडस कैडिला वैक्सीन पे. ओके, जाइडस कैडिला वैक्सीन के बारे में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, that it is the world's first plasmid DNA vaccine. अब यहाँ पे आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आ जाएगा कि what is plasmid, what is DNA vaccine. इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करते हैं. जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि द वैक्सीन हैज़ प्राइमरी एफिकेसी ऑफ 66.6% फॉर जो सिम्टम्स दिखा रहे हैं कोरोना का. ओके, सिम्टोमेटिक RT-PCR पॉजिटिव केसेस. बट it is 100% effective, okay, against moderate symptoms. So see, no moderate case of COVID-19 disease was observed post administration of the 3rd dose, okay, which suggests 100% efficacy for moderate disease. उसके बाद now see, it is the plug and play technology. ये मैं भी बताऊंगा. Plug and play technology on which the plasmid DNA platform is based. It is ideally suited for this is very important thing. It is ideally suited for dealing with COVID-19 because आप भी जानते हैं because COVID-19 as it can easily be adopted to deal with mutations in the virus. आज अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, UK देखेंगे, they are all suffering under Delta variant because of the mutations. So this DNA vaccine is very good to fight the mutated viruses of corona. Now the vaccine will come with PharmaJet. It is a needle-free applicator. ठीक है ना, नीडल फ्री होगा ये. दैट विल एंश्योर पेनलेस इंट्राडर्मल वैक्सीन डिलीवरी. ओके, नाउ सी व्हाट इज डीएनए वैक्सीन्स. डीएनए वैक्सीन्स दे वर्क बाय इंजेक्टिंग genetically engineered plasmid containing the DNA sequence encoding the antigen against which an immune response is sought. जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये हमने वायरस का एक डीएनए का स्ट्रैंड लिया. ये हमारा प्लाज्मिड है जो सर्कुलर इन नेचर होता है. हमने जेनेटिकली वायरस का स्ट्रेन और प्लाज्मिड को कंबाइन कर दिया. ओके, इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लाज्मिड. और दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लाज्मिड विल बी इंजेक्टेड इनटू द
human body. Got it? So this is how the DNA vaccine works, because we are taking the DNA material of virus, combining it with circular DNA which is called as plasmid, और इसको हमने इंजेक्ट कर दिया. फाइन. जैसे ये इंजेक्ट हुआ तो अब क्या हो जाएगा, सेल्स they will start making antibodies. They will start making antibodies, fine, and then the immune system will develop in the human body. Fine. So now read it. The DNA vaccines work by injecting genetically engineered plasmid. हमने क्या किया, DNA स्ट्रैंड लिया वायरस का, प्लाज्मिड के साथ उसको कंबाइन किया. ओके फाइन. एनकोडिंग द एंटीजन. एंटीजन मतलब यहाँ पे उस वायरस का पर्टिकुलर पार्ट जिसके अगेंस्ट हमें इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करना है. ठीक है ना. सो द सेल्स डायरेक्टली प्रोड्यूस द एंटीजन, थस कॉजिंग अ प्रोटेक्टिव इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स. तो वो एंटीजन जब डायरेक्ट, वायरस का एंटीजन जब भी डायरेक्टली जाता है सेल के पास, ठीक है ना, सेल ने उस एंटीजन को देखा, प्रोड्यूस किया, फिर वही सेल एंटीबॉडी भी बनाएगी उस वायरस के अगेंस्ट. Fine. Now see what is plasmid. So plasmid is a small circular double stranded DNA. Normally हमने का DNA का अगर वो देखा होगा स्ट्रक्चर, so it is like helix like structure. Okay, helix like structure. But plasmid is a circular structure. Plasmid is a circular DNA structure. Now, who among the following is the incumbent Union Minister of Cooperation? So is it Sri Mansukh Mandavia, Sri Kiren Rijiju, Sri Amit Shah, Sri Anurag Thakur, or none of the above? Recently Union Council of Ministers में reshuffling हुई है, expansion हुआ है. So who became the Union Minister of Cooperation? Okay, so let's come at the right answer. It is Amit Shah. So the rationale is Shri Amit Shah is the incumbent Union Home Minister. He is presently the Minister of the newly created Ministry of Cooperation. Fine. Now why this new ministry has been created? Because the new ministry will provide a separate administrative, legal and policy framework for strengthening the cooperative movement in the country. सहकारिता हम कहते हैं हिंदी में, where people come together, pool their resources and share the profit. That is called as basic of cooperatives. Fine. And it aims to streamline the process for ease of doing business for cooperatives and enabling the development of multi-state cooperative societies. Now constitution का एक amendment है, very important amendment regarding the cooperative. It is called as 97th Amendment Act 2011. So the Constitution 97th Amendment Act 2011 provided for every citizens of India the right to form cooperative societies under Article 19(1)(c). Now I have a question for you and I want you to answer in my comment box कि International Day for Cooperatives हम कब observe करते हैं. Okay, once again, International Day for Cooperatives हम कब observe करते हैं. Please write the answer in the comment box. So once again, you can just call us at 9971444054 or visit us as lawentranceindia.com to know more about our courses, and we have already launched 1 year and 2 year courses. Just don't forget to go into the description box and find the link to sign up for the 15-day free trial. Thank you for watching the video. Thank you.